सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इनका महत्व बहुत बढ़ गया है अभी। वो क्यों बड़ा है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसके मायने हैं, ये चीजें आज हम कुछ सीखना चाहते हैं, सीखेंगे आज के सेशन में हम सीखेंगे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें 40-45 मिनट लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कुछ एजुकेशनल पर्पज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि किसी के खिलाफ नहीं है, किसके साथ नहीं है, किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, किसी को कम ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, कोई कुछ बाय करने के लिए, कुछ सेल करने के लिए हम रेकमेंड नहीं कर रहे। ये पूरा का पूरा जो मैंने सीखा है, मैंने कुछ सीखने की कोशिश की है जिंदगी में। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मैं 2004 से हूँ, तो वहां से मैंने सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही काम किया है। और पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में अभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काम कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ चीजें मैं समझ चुका हूँ, वो समझाने की कोशिश है मेरी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ हूँ और किसी के खिलाफ हूँ, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज है। तो ये एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता था सबसे पहले। तो चलिए आज के सेशन में हम क्या सीखना चाहते हैं, सीखेंगे। देखिए, हाउ सेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्क्स मतलब क्या, कि देखिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसी चलती है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे चलती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के क्या क्या मतलब पैरामीटर्स हैं, वो वर्क कैसे करता है, उसमें कुछ मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि ऑर्डर बुक हो, बायर सेलर हो, मार्केट मेकर्स हो, ये सब चीजें है क्या, ये हम तो पहले समझेंगे सबसे पहले सेशन में। और उसके बाद हम समझेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे काम करते हैं, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिक्विडिटी पूल क्या है, ऑटोमेटेड मार्केट में मेकर्स मशीन जिसको AMM भी कहा जाता है, वो क्या चीज है वो समझेंगे। और यहाँ पे मैं जितना मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तो वो कैसे नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम समझेंगे, सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि आपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे मैंने एक स्क्रीन पे शेयर किया है, बाय और सेल। सेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब क्या, कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री का ये पुराना तरीका है, पुराना कह सकते हैं, और फिलहाल हाल फिलहाल में ये अभी चल भी रहा है, और कुछ इसमें इनोवेशंस आते जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यही सिस्टम था कि जहां से ट्रेडिंग इंडस्ट्री शुरू हुई। कैसे हुई, जहां पे लोग बाय करना चाहते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब वो किसने बनाया, किसी बंदे ने बनाया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, कोई उसको फॉलो कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, करते 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 क्या हो गया, अब वो इंडस्ट्री बन गई शुरू में। अब एग्जाम्पल के लिए इस तौर पे लेंगे, तो अगर शेयर मार्केट का एग्जाम्पल लेंगे, इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे, तो इंडिया में सेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन से हैं? 2 एक्सचेंजेस है, मेजरली चलते हैं 6 एक्सचेंजेस हैं, लेकिन मेजरली 2 इंडस्ट्री हैं, एक्सचेंजेस हैं, कि जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या है, एक्सचेंजेस हैं जहां पे शेयर्स की खरीदारी और बिकवाली होती है। अब ये कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। शुरू में ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, अब उसको गवर्नमेंट ने ओवरटेक करके उसको अब मॉनिटरिंग सेबी उस पे उसके ऊपर गवर्निंग के लिए लाके बिठाया। मतलब ये क्या हो गया, अभी कोई ना कोई है इन एक्सचेंजेस को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और चला रहा है। मतलब कोई चला रहा है, इसका मतलब ही है कि उसको सब कुछ पता होगा, यहाँ पे जो चल रहा है वो सब कुछ जानता है सबसे पहले। इसी को कहा जाता है सेंट्रलाइज। मतलब कोई ना कोई है उसके बैक पीछे, कोई ना कोई है जो उसको चला रहा है। तो ये ही है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता क्या है, बाइंग और सेलिंग, इसके अलावा तो होता कुछ कुछ और होता नहीं है हर जगह। तो अब बाय और सेल होता है, तो उसमें एक आती है चीज, उसको कहते हैं ऑर्डर बुक। मैंने आपके स्क्रीन पे जो चीज शेयर की है उसको कहा जाता है, और एक मैंने स्क्रीनशॉट दिया है ऑर्डर बुक का। ये ऑर्डर बुक समझ लेते हैं, ये अगर आप समझ गए, ये ऑर्डर बुक अगर आज समझ लिया ना, जो लोग बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में, उन लोगों को ये सारा कुछ पता होगा। हमारे यहाँ पे है ना बहुत सारे नए लोग हैं, मतलब जो ट्रेडिंग की इंडस्ट्री से भी बिलोंग नहीं करते, लेकिन सीधा उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है,
पैसा लगाया है, तो उससे उसके लिए ये मैंने प्रिपेयर किया है कि उन लोगों को भी पता चले कि ट्रेडिंग चलती कैसे है, किस तरह से ये सब कुछ वर्क होता है, ये हम अब समझेंगे पहले तो। अब ऑर्डर बुक मतलब क्या है? देखो, समझ लो कि मैं एक कोल्हापुर में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बजाज कंपनी का शेयर है, मैं बाय करना चाहता हूँ, तो मैं बाय कैसे करूंगा? तो मैं एक ब्रोकर होगा, उसका एक ऐप होगा, वो ऐप मुझे उन्होंने अलोकेट किया होगा, या ब्रोकर को फोन करके बता दूंगा कि भाई मुझे 10 शेयर्स बाय करने हैं बजाज कंपनी के। तो वो या तो वो खुद ऑर्डर प्लेस करेगा या मैं मोबाइल से ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब मोबाइल से हो या ब्रोकर टर्मिनल से हो, कहीं से भी ऑर्डर प्लेस करनी जरूरी है अगर मैं शेयर्स बाय करना चाहता हूं तो उस ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो कहाँ जाती है? समझ लो कि मैं कोल्हापुर से मेरे मोबाइल ऐप से मैंने जीरोधा का टर्मिनल से एक 10 शेयर्स बाय करने की ऑर्डर डाल दी, वो कहाँ जाएगी? वो चली जाएगी एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंज के पास अकेला मैं हूं क्या? नितिन पाटिल अकेला है क्या जो जिसने खुद का एक ऑर्डर डाला है और कोई नहीं है? ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के कई लोगों ने इस तरह से बजाज के शेयर्स की बाय करने की ऑर्डर डाली होगी, या कोई ऐसा होगा कि जो सेल करना चाहता है। तो उन लोगों ने जो भी ऑर्डर डाली वो कलेक्ट होगी कहाँ पे? एक्सचेंज के पास। और एक्सचेंज उसकी लिस्ट बनाएगा, जो जो बाय करने वाले लोग हैं उनका बायर की लिस्ट बनाएंगे, जो जो सेल करने वाले हैं उसकी सेलर की लिस्ट बनाएंगे। अब ये जो ऑर्डर बुक सामने है, इसमें शुरू पहले 2 कॉलम है वो बायर के हैं, और लास्ट के 2 कॉलम है उसे कहा जाता है सेलर, सेलर की बाजू है। अब ये समझ लेते हैं कि क्या है। पहले कॉलम में लिखा है कि बाय क्वांटिटी, और दूसरे कॉलम में लिखा है बाय प्राइस। ये क्या है? पहले लाइन में लिखा है बाय क्वांटिटी और बाय प्राइस। अब दूसरे लाइन में देखो, 500 और 5250 लिखी है। मतलब कोई है बंदा, जैसे नितिन ने ऑर्डर डाली या आपने ऑर्डर डाली, कोई और भी होगा, या 2-4 लोग मिलके ऑर्डर डाल रहे हैं जिनको शेयर्स बाय करना है। फॉर एग्जांपल ये समझ लेते हैं बजाज का शेयर है, तो वो लोग चाहते हैं कितना शेयर बाय करना चाहते हैं, तो बाय क्वांटिटी देखिए 500। मतलब वो लोगों उन लोगों को 500 शेयर्स चाहिए, और उनकी प्राइस उन्होंने कितनी लगाई है 500 शेयर के लिए? 5250। अब सेकेंड लाइन में अगर जाएंगे, उसके नीचे वाले लाइन में, वहां तो 750 शेयर्स चाहिए। मतलब उनसे ज्यादा तो वो शेयर्स चाहते हैं, 500 से ज्यादा उनके उनकी तो क्वांटिटी है, वो ज्यादा प्राइस नहीं दे रहे, इसीलिए उनकी क्या है, सेकेंड नंबर उनका लग गया। उस लिस्ट जो बनाई है एक्सचेंज ने, जो लिस्ट बनाई, वो किस हिसाब से बनाई? जो बंदा सबसे ज्यादा प्राइस देगा उसकी प्राइस ऊपर आएगी। इसका मतलब क्या है? ये लिस्ट प्रिपेयर कैसे होगी? बायर साइड जो होगी उसमें लिस्ट प्रिपेयर होगी प्राइस के हिसाब से। जो बंदा सबसे ज्यादा प्राइस देके खरीदना चाहता है उसके हिसाब से ये लिस्ट हो रही है प्रिपेयर। अब इसकी वजह से 500 क्वांटिटी हो या 5 हो, लेकिन उसने प्राइस ज्यादा लगाई इसीलिए वो ऊपर है, और उससे कम प्राइस लगाने वाला उसके नीचे, उससे प्राइस कम लगाने वाला उसके नीचे, उससे कम लगाने वाला उसके नीचे। अब यहाँ पे तो टॉप में 5 ही लिस्ट है। ऐसा होगा क्या कोई 5 ही प्राइस लगाना अलाउ है? ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। आप जो चाहे प्राइस पे बाय करना चाहते हो उस प्राइस की ऑर्डर आप डाल सकते हो। मतलब देखिए, अभी इसमें फर्स्ट नंबर पे जिसने ऑर्डर डाली है उसकी प्राइस है 5250, और अगर मैं चाहता हूँ 5,000 से प्राइस मुझे चाहिए और मुझे 10,000 शेयर्स चाहिए, तो मैं ऑर्डर डाल सकता हूँ कि यस, मैं क्वांटिटी डालूंगा 10,000, प्राइस डालूंगा 5,000, और मैं सेंड कर दूंगा। कहाँ जाएगी? इसी लिस्ट में चली जाएगी। लेकिन मेरा नंबर कहाँ लगेगा? इसके हिसाब से, वो जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से नीचे नीचे नीचे, जहां 5,000 का मेरा नंबर लगेगा वहां पे मेरी प्राइस जाके मेंशन होगी, और उससे कम लगाएगा कोई तो उससे नीचे चला जाएगा। तो ये सारी लिस्ट जो है ये टॉप के 5 लोग हैं। और अगर आप टोटल अगर नीचे देखोगे, बाय टोटल क्वांटिटी, बीच में अगर देखोगे तो दिखेगा आपको 12,60,000 लोग हैं। मतलब सॉरी, क्वांटिटी, बहुत सारे लोग हैं जिनका टोटल क्वांटिटी बनता है 12,60,000। इतने सारे क्वांटिटी में ऑर्डर्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, किसके पास आई हैं? एक्सचेंज के पास। समझ लो इस चीज को।
ये अगर समझ गए ना कि फिरोज सर कहते हैं ना कि मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन है, एक्चुअल कहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया 12,60,000 बाइंग क्वांटिटी। सेम इधर अभी सेल साइड को अगर देखेंगे, इसमें फर्स्ट नंबर पे है 5252। अब इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि मुझे बेचने हैं, कितने शेयर्स हैं मेरे पास? 1650। 1650 क्वांटिटी शेयर्स मैं बेचना चाहता हूं और मेरी प्राइस है 5252। और अब इससे सस्ता किसने लगाया? वो नहीं है यहाँ पे। उससे ज्यादा लगाने वाला यहाँ पे 2 नंबर पे आएगा। मतलब क्या है? जैसे कि बाइंग साइड में सस्ता लगाने वाला नीचे चला जाएगा, उसी तरह महंगा लगाने वाला यहाँ पे नीचे चला जाएगा सेलिंग साइड पे। मतलब अगर आपको सेल करना है, सस्ता, सबसे सस्ता अगर दोगे तो आपका नंबर ऊपर आएगा। अभी इस लिस्ट में अगर देखोगे, सबसे सस्ता कौन है? 5252 है। और उससे महंगा कौन है? 5252.10। मतलब 10 पैसा उसने ज्यादा बढ़ाया, इसीलिए नंबर 2 पे आ गया। अब 30 पैसा है, 40 पैसा है, 45 पैसा है, तो वो लिस्ट नीचे नीचे जा रही है। मतलब महंगा जो लगाएगा वो नीचे चला जाएगा। अगर समझ लो मेरे पास शेयर्स हैं इस कंपनी के, 1,000 शेयर्स हैं, और मैंने ऑर्डर लगा दी 6,000, तो मैं इस लिस्ट में हूं क्या? यस, इस लिस्ट में मैं जा सकता हूं, लिस्ट में मैं ऐड हो सकता हूं, लेकिन इस टॉप 5 में नहीं हूं। मेरी 6,000 वाली वैल्यू जहां नंबर लगेगा वहां तक मैं नीचे चला जाऊंगा। अब ऐसे सेल करने वाले ऑर्डर्स कितने आए हैं एक्सचेंज के पास? तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 14,64,000। मतलब 14,64,000 शेयर्स बेचने के लिए ऑलरेडी ऑर्डर यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसका मतलब है, देखो, यहाँ पे सस्ता जो बेचेगा उसका पहले बिकेगा, और महंगा जो खरीदेगा उसको पहले मिलेगा। अब ये जो प्राइसेस हैं, मतलब 5250 बाय करने वाला हो या सेल करने वाला 5252 है, ये प्राइस कहाँ से आई? कौन लगा रहा है? या कैसे वो डिसाइड हो रहा है प्राइस? आप अगर देखोगे तो ये प्राइस आप खुद लगा रहे हो। मतलब जो बेचने वाला है वो खुद तय कर रहा है कि इसकी प्राइस क्या हो। मतलब 1650 शेयर्स की प्राइस मैं बेचने के लिए रेडी हूं इस प्राइस से। मतलब वो प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है? वो खुद। और बाय करने वाला 5250 वो भी खुद तय कर रहा है उसकी प्राइस। अब अगर आप देखोगे तो आपके दोनों प्राइस में 2 रुपए का डिफरेंस है। 5250 बाय करने के लिए है, 5252 सेल करने के लिए। अब ये 2 रुपए जो है इसको कहा जाता है स्प्रेड, जो कि हमारे विड्रॉल में होते थे पहले, उसको कहा जाता है स्प्रेड। यही स्प्रेड मेंटेन किया जाता है कि बायर सेलर के डिफरेंस जितना है, प्रेशर जितना है, उसके हिसाब से वो मेंटेन होता जाता है। अब ये लिस्ट हो गई। अब इसका मतलब अगर इसमें मैनिपुलेशन कहाँ हो सकता है आप समझ लो। देखो, अगर आप टोटल क्वांटिटी देखोगे तो बाइंग साइड कितना दिख रहा है? 12 लाख दिख रहा है, और सेलिंग साइड को 14 लाख दिख रहा है। इसका मतलब सेलिंग क्वांटिटी 2 लाख ज्यादा है। तो एक कॉमन इन्वेस्टर जो होगा, कॉमन बंदा होगा, वो क्या सोचेगा कि भाई 2 लाख शेयर्स ज्यादा बिकने वाले हैं, तो इस वजह से प्राइस नीचे जा सकती है। ये किसकी सोच होगी? कॉमन इन्वेस्टर की। अब बाइंग साइड में अगर समझ लो मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मार्केट में बहुत दिनों से हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, और मैंने एक ऐसी ऑर्डर डाल दी जहां पे मेरे पास देखो यहाँ पे शेयर्स आ रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे खाली नंबर आ रहे हैं। हाँ, एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए, कॉमन ट्रेडर के लिए ये ऑर्डर डालना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो जो लिवरेज का धंधा है। लिवरेज मतलब क्या? एक दिन का ट्रेड होता है जिसमें एक मिनट, किसी ने मैसेज किया है, चलो बाद में देखते हैं। ओके, लिवरेज का धंधा। लिवरेज मतलब क्या? अगर इंट्राडे जिसको कहा जाता है, मतलब आज लेके आज बेचने वाले हो, तो हर कोई ब्रोकर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 10 गुना ट्रेड करने की मोहलत देता है। मतलब क्या? समझ लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो मैं 10 लाख रुपए की
सेलिंग भी कर सकता हूँ या बाइंग भी कर सकता हूँ। अगर मेरे अकाउंट में समझ लो एक 10 करोड़ है, तो मैं 100 करोड़ की ऑर्डर डाल सकता हूँ, जिसको जो मुझे लेना ही नहीं है, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा है। अब देखो, समझ लो ऐसी एक ऑर्डर मैंने डाल दी बाइंग साइड के, जहां पे मैंने 10 लाख शेयर्स की बाइंग ऑर्डर डाल दी और प्राइस डाल दी 5,000। अब देखोगे तो 5250 तो टॉप का बाइंग प्राइस है। अब नीचे मैंने 5,000 डाल दिया, 250 रुपये तो एक दिन में नीचे आने वाला है नहीं है, या तो एक मिनट में तो आने वाला है नहीं है। लेकिन मैंने 10 लाख क्वांटिटी डालने की वजह से बाइंग साइड पे, सॉरी, बाइंग साइड में क्वांटिटी कितनी हो गई? वो हो गई 22 लाख। अब क्या दिखने लगा? 12 लाख की जगह 22 लाख दिख रहा है और यहाँ पे 14 लाख दिख रहा है। तो अब लोगों का तरीका क्या होता है कि बायर ज्यादा हो गए, मतलब 22 लाख बाइंग है, मतलब बायर बढ़ गए, बायर बढ़ गए, ये सोच के लोग अब बाय करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर्स का गेम है, नंबर दिख रहे, ये साइकोलॉजिकल गेम है। वहां पे ऐसा ही काम होता है, इमोशनल ट्रेड होते हैं। देखा जाता है कि 22 लाख हो गया, 22 लाख हो गया, बढ़ गया, तो लोगों को लगना शुरू होता है कि बायर बढ़ रहे हैं। अब एक्चुअल में ये बायर बढ़ा है या नहीं है, अब किसी को पता नहीं है। हाँ, ये किसको पता होता है? ये पीछे बैठ के सारा डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, और ये सारा डेटा उनके पास होता है। उन लोगों ने कुछ ऑटो बॉट्स लगाए हैं, एआई लगाया हुआ है, उन सबको ये पता होता है कि कौन से ऑर्डर हैं, कैसे हैं, या दिखाने के लिए डाले हुए हैं। तो इस वजह से वो लोग इसको समझ जाते हैं, लेकिन कॉमन इन्वेस्टर को ये पता नहीं चलता। इस वजह से यहाँ पे लोगों को जहां ले जाना चाहते हैं बड़े वेल्स वेल्स कहते हैं, बड़े मार्केट मेकर बोलते हैं जिसको, वो लोग क्या करेंगे? बड़ा पैसा जिसके पास है, सिंपल, कौन है ये लोग? बड़ा पैसा जिसके पास है, वो लोग जिस इन्वेस्टर को जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं। यही चीज फिरोज सर बहुत दिनों से बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं उन्हीं की चीजें थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो सकता है? प्राइस देखिए, कौन डाल रहा है? अपने आप नहीं आ रही प्राइस, मैं खुद डाल रहा हूं। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेके देखते हैं, समझ लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है और इसी कंपनी का बहुत सारा शेयर्स भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? और मैं चाहता हूं कि मैंने उसको खरीदा है अभी 5,000 से, और मैं 6,000 पे ले जाके उसको बेचने वाला हूं। चाहता हूं कि मैं बेचूं 6,000 पे ले जाके। तो मैंने क्या किया? अब मेरे पास तो बहुत सारा शेयर्स है, अब मार्केट में बहुत कम लोगों के पास उतना शेयर्स है। तो मैंने क्या किया? पैसा है मेरे पास, मैंने हर ऑर्डर के ऊपर, अभी 5250 है, तो मैंने क्या किया? 5,300 पे ऑर्डर डालना शुरू कर दिया। मैंने बाइंग शुरू कर दी खुद से, 100, 200, 500, 1000 ऐसे वो ऑटोमेटेड रोबोट होते हैं, उनकी हेल्प से मैंने ऑर्डर डालना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर वाली बाइंग हो रही है, मैं खुद ही बाय कर रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, बाइंग की जगह पे 22 लाख के ऑर्डर भी दिखा दिया। अब हो क्या गया, ऊपर वाला प्राइस पे मैं बाय भी कर रहा हूँ खुद, छोटे 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 अमाउंट पे। अब हो क्या गया, इसकी वजह से जो बाय करने वाले 5250 वाले थे ना, उन लोगों को अभी लगने लगा कि अभी मुझे तो 5250 में मिलने वाला है नहीं, मैं भी डाल देता हूँ 5350, 500, 5500, ऐसे प्राइस बढ़ने लगी। और मैंने उसको तब तक बाइंग गया, डालते गया, जब तक कि प्राइस मेरी 6,000 तक नहीं पहुंच गई। और मैंने 6,000 तक खुद से बाइंग करी है। अब देखो मैंने शुरू कहाँ से की? 5300 से, मतलब 5300 से शुरू की थी और 6,000 तक पहुंचा दिया। अब मेरा एवरेज बाइंग कहाँ पे होगा? 500, सॉरी, 5500 एवरेज प्राइस मेरी बाइंग होगी। अब मैंने बाइंग की 5500 में, अब मैंने मार्केट में क्या ला दिया? एक मोमेंटम ला के खड़ा कर दिया, 6,000 तक प्राइस में लेके गया। अब इसी मोमेंटम को लोग क्या करेंगे? बहुत स्पीड से और बाइंग करेंगे, क्योंकि स्पीड से बाइंग हो गया है, प्राइस फास्ट बढ़ गया है। तो इस वजह से लोग भी अब घुस गए इसमें। अब लोगों ने 6,000 से है ना उसको 7,000 तक लेके बेच दिया, मतलब 7,000 तक लेना शुरू कर दिया। 6,000 से 7,000 कौन लेके गया? अभी स्पीड बढ़ने की वजह से लोग लेके गए।
अब क्योंकि बेचने वाला तो है नहीं कोई, क्योंकि बारिश बढ़ रहा है तो बेचने वाले कम हो गए, तो बेच कौन रहा है ऊपर के प्राइस पे? मैं ही खुद बेच रहा हूँ। 6,000 के ऊपर थोड़ा 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 करते 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 मैं बेचते जा रहा हूँ। अब इस वजह से हो क्या गया, मेरा जो 5,500 में बाइंग था, थोड़ा 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 करके मैंने खत्म कर दिया ऊपर। 6,500 तक मैंने सारे बेच दिए। मतलब क्या हो रहा है देखो, लोगों को गुमराह करके कुछ दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। इस हिसाब से मार्केट को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। और ये होता है, ये मैं भी जानता हूं, इसको मैं मानता भी हूं, ये होता है। बड़े प्लेयर्स उनके हिसाब से, उनको जो सही लगे उस हिसाब से वो लोग मार्केट को ले जाते हैं ऊपर नीचे। सेम रिवर्स करेंगे तो बाइंग की जगह सेलिंग आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये मार्केट में हो रहा है, होता है, होता रहेगा, आने वाले दिनों में भी होता रहेगा। तो ये कहाँ तक कहाँ किया जाता है? खाली शेयर मार्केट में होता है क्या? नहीं। देखिए, ये शेयर मार्केट में तो होता ही है। फॉरेक्स आपने सुना होगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, वहां पे भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वहां पे भी यही यूज किया जाता है। बहुत 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 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसको भी वेल कहा जाता है इंडस्ट्री में, वो लोगों को भी उन लोगों ने यहाँ पे भी क्या किया है, सेम चीज को यूज किया है। मतलब प्राइस को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ वहां पे भी हो रहा है। अब सेम चीज क्रिप्टो में भी होती है। अब क्रिप्टो में भी ये हो रहा है तो कैसे चलेगा? तो हम भी तो क्रिप्टो में अभी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी हो रहा है, यस। यहाँ पे भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बाइनेंस है, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहाँ पे सेम ऑर्डर बुक पे ही काम होता है। मैचिंग इंजन जिसको कहा जाता है, सर जो कहते हैं, फिरोज सर जिसको कहते हैं मैचिंग इंजन, वो मैचिंग इंजन पे वहां पे भी काम हो रहा है। और वहां पे भी लीवरेज है, जैसे कि शेयर मार्केट में एक का 10 गुना हम खरीद सकते हैं, सेम चीज क्रिप्टो में भी हो रही है। क्रिप्टो, आपके पास एक बिटकॉइन है तो 10 बिटकॉइन बेच और खरीद सकते हैं। ये उसको बोला जाता है लीवरेज ऑप्शन, या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग बोला जाता है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग पैसा लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, अपना पैसा खुद का मैनिपुलेट करके अपना पैसा बढ़ा रहे हैं, जो बड़े बड़े वेल्स हैं। तो ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है पहले समझ लो, ये बहुत बड़ी ट्रेडिंग है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा अंदाजा आ जाए कि ये कितना बड़ा मतलब मैनिपुलेशन होता होगा, आप सबको इस बारे में थोड़ा सा समझ जाए। मैंने कुछ निकाल के रखे हैं, देखिए। ये मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक पेज है, वेबसाइट है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से मैंने डेटा लिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2002 से, मतलब 2002, सॉरी 2001 से, नहीं सॉरी 2002 ही है, 2002 से आपको दिखेगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग का वॉल्यूम कितना है, मतलब ये टर्नओवर कितना है। हाँ, टर्नओवर देखिए कितना है, ये करोड़ में, ये नंबर्स जो हैं ये सारे कुछ करोड़ में है। कितना था 2001 में? छोटे दशक, शतक, सहस्त्र, दशक, लक्ष, मतलब 1 लाख करोड़ था एक साल का। इस साल का है, देखिए अगर आप इधर आएंगे तो इधर देखेंगे 2001 2002, ये फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर था, पूरे साल का टर्नओवर। ओके, अब ये बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा है देखो, 1 लाख का 4 लाख हुआ, 21 लाख हुआ, होते होते अब हम पहुंचे हैं इस नंबर पे। इस साल का ये नंबर है। चलो ये बहुत बड़ा है। आप अगर सुटे दशक, शतक, सहस्त्र, दशक, लक्ष, 10 लक्ष, कोटि, 10 कोटि, शत कोटि, मतलब 286 करोड़ करोड़ है ये। खाली करोड़ नहीं, करोड़ करोड़। अब ये ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, इसको एग्जैक्ट कितना कहते हैं वो मैं गिन नहीं पाऊंगा, आप समझ रहे हो मेरी बात। ओके, चलो। अब ये बहुत बड़ी है, आपको दिखा देता हूँ आज और कल कितना हुआ था। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो हर मंथ का आएगा, और मंथ में जाओगे तो दिन का आएगा। हम दिन का देखते हैं, मतलब कम देखेंगे ताकि समझ में आ जाए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और क्या क्या हो सकता है। ये चीज समझ लो, ये देखिए 25
जनवरी है, 25 जनवरी मतलब कल का, आज 26 जनवरी है, कल ट्रेडिंग शुरू था। यहाँ का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे फिर से एक बार टॉप पे दिखा देता हूँ कि ये टर्नओवर इन करोड़ है। ये अभी एक एक दिन का है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है नीला हुआ है, उसको अगर आप देखोगे, सुटे दशक शतक सहस्त्र 10 सहस्त्र लक्ष 10 लक्ष, सुटे दशक शतक सहस्त्र 10 लक्ष 10 लक्ष कोटि, 4 करोड़ करोड़ है। मतलब इसके आगे और 7 जीरो आएंगे, समझ लो आप। इतना खाली एक दिन का टर्नओवर है सर, आप समझ लो। ये 25 का है, 24 का देखिए 1 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ करोड़ है, 1.2 करोड़ करोड़ है। ये बहुत बड़ी संख्या है। मतलब मैं ये क्यों दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर जो हैं, कहाँ पे होंगे हम लोग, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर पाएंगे, कितना ऑर्डर डाल डाल के कितना डाल पाएंगे, बहुत कम डाल सकते हैं। बहुत छोटे हैं हम इस इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि ये सब कर रहे हैं। और ये मैनिपुलेशन इतना बड़ा, कितने बड़े पैमाने पे हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। ये एक हो गया। कौन सा इंडस्ट्री हो गया अभी? शेयर मार्केट। फॉरेक्स का भी मैंने कुछ गूगल पे डाला है, आप भी डाल सकते हो, देख सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डे डाल दिया मैंने, यहाँ पे आपको आ गया। देखो, फॉरेक्स मार्केट हैड डेली टर्नओवर ऑफ 7.5 ट्रिलियन डॉलर। हर दिन का 7.5 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर है फॉरेक्स इंडस्ट्री का। और हमारे इंडिया की इकोनॉमी है 3.1 ट्रिलियन डॉलर की। हमारी इकोनॉमी है उससे दुगना, नियर अबाउट दुगने से ज्यादा टर्नओवर है एक दिन का इस इंडस्ट्री का। मतलब आप समझ लो कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये भी बन चुकी है अब। और ये ट्रिलियन का रुपीज में आप भी अगर करोगे तो आपको गूगल में वो भी मिल जाएगा, मैंने कर रखा हुआ है। 7.5 का अगर इसको कॉपी करके यहाँ रखा है, आप अगर पढ़ोगे तो ये 6 करोड़ करोड़ है रुपीज में देखेंगे तो। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी इकोनॉमी के भी कितने बड़े नंबर्स हैं, इकोनॉमी से भी कितने बड़े नंबर्स हर दिन ट्रेड हो रहे हैं। और इसके साथ मैंने क्रिप्टो का भी निकाला है। आप गूगल पे भी जाओगे, क्रिप्टो वॉल्यूम पर डे अगर डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए, क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम ओवर द लास्ट 24 आवर्स इज, ये अभी बिलियन में है, ट्रिलियन में नहीं आया, क्योंकि इंडस्ट्री अभी हाल फिलहाल में बहुत बढ़ रही है। आगे चल के सबसे बड़ी इंडस्ट्री ये बन जाएगी, आप समझ लो। अभी ये 64 बिलियन डॉलर में, अब ये पूरा टर्नओवर हो गया, वॉल्यूम हो गया एक दिन का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 5.46 बिलियन डॉलर है टोटल टर्नओवर में से, जिसका परसेंटेज बनता है 8.5, पकड़ लेते हैं हम, 49 है, ये 8.5% खाली डिसेंट्रलाइज DeFi में वॉल्यूम है। मतलब 8-8.5% है, बाकी सारा कुछ सेंट्रलाइज में है। बहुत ज्यादा परसेंटेज में सेंट्रलाइज एक्सचेंज में यहाँ पे भी ट्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा परसेंटेज है। इसका मतलब बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन जहां है वहीं पे बहुत ज्यादा क्या है, नंबर्स अभी फिलहाल तो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये आगे चल के जब ये अवेयरनेस क्रिएट होता जाएगा, हम सिखाते जाएंगे लोगों को, समझते जाएंगे लोग, वैसे ये चीजें बदलती जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट था कि समझना कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और अब भी इसमें बहुत ग्रोथ आनी बाकी है। क्रिप्टो में सबसे ज्यादा तो ग्रोथ आनी बाकी है, वो क्रिप्टो में आएगी। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बायर होता है, पहले तो बायर होगा, दूसरा होगा सेलर। लेकिन मार्केट चला कौन रहा है? ये बायर और सेलर, इनके बस की बात अभी रही नहीं है। ये पूरा जो मार्केट है वो चला रहा है मार्केट मेकर, मतलब जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, या जो पीछे बैठ के सब कुछ जानता है, कहाँ ले जाना चाहता है वहां ले जा सकता है, वो लोग यहाँ पे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। लेकिन वही लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं।
बाकी सभी का पैसा वो हड़प रहे हैं। तो ये चीज गलत है, ये गलत है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? यही अगर चलता रहा तो बहुत बड़ी लॉसेस हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर लेते जाएंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है बहुत बार, मैं जब शेयर मार्केट सिखाता हूँ लोगों को, बहुत सारे लोग शुरू शुरू में आ जाते हैं और आगे चल के कुछ दिनों के बाद कहना शुरू कर दे, सर ये शेयर मार्केट जो है हम जैसों का काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है, हम जैसे कॉमन लोगों के लिए बना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पैसा कोई तो खा ही जा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या? अगर कॉमन इन्वेस्टर यहाँ से भागते चले गए और कॉमन इन्वेस्टर आ रहे हैं लेकिन उसका पैसा कोई खा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? उनको ग्रोथ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे क्या है, मैन्युपुलेशन है। अब मैन्युपुलेशन का सोल्यूशन भी चाहिए, वो क्या है? उसका सोल्यूशन है डेक्स। अब डेक्स ये क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है डेक्स। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सॉरी, Recording in progress. ओके। अब डेक्स क्या चीज है? एक मिनट। ओके, डेक्स क्या है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जैसे मैंने कहा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज खाली क्रिप्टो करेंसी में ही है, ना कि वो शेयर मार्केट में है, ना फॉरेक्स में है। अभी फिलहाल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज खाली क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही है, और उसके एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे शेयर किए हैं। हम लोगों ने यूज भी किया है इसको, पैनकेक स्वैप को भी यूज किया है, यूनी स्वैप को हम यूज कर रहे हैं, सुशी स्वैप है जिसको हम यूज कर रहे हैं, और पैनोरमा स्वैप जो है अब बन रहा है, कुछ ही दिनों में हमारे हाथ में आने वाला है। ये सारे जो एग्जांपल है, पैनकेक स्वैप हो, यूनी स्वैप हो, सुशी स्वैप हो, ये सारे किसके एग्जांपल है? स्वैपिंग एक्सचेंज जिसको कहा जाता है, या इसको और एक नाम है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। मतलब क्या है यहाँ पे, क्या होता है और ये चलता कैसे, एक काम कैसे करता है, ये थोड़ा हम अब समझ लेते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज समझ लिया, उसके प्रॉब्लम समझ लिए, अब इसका सॉल्यूशन है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन क्या है, कैसी काम करती है, इसके बारे में हमने पिछले एक साल से बहुत बार सेशंस लिए हैं। उसमें गिरीश सर हो, मकसूद सर हो, अपने तानाजी सर हो, अपने डॉलर मैन हो, रियाज सर हो, और या हमारे फिरोज सर, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन लोगों ने बहुत तरीके से हमें ब्लॉकचेन होती क्या है, काम कैसे करती है, ये हमें सिखाया है। उसके लिए मैं भी उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अब ये मैं समझाने की कोशिश, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, बहुत बड़ी चीज है वो। मैं अभी ऐसे समझ लेता हूँ कि हमें ब्लॉकचेन पता है। अब ब्लॉकचेन तो हो गई, अब ब्लॉकचेन में एक चीज आ गई, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने पिछले सेशन में, मतलब मैंने पिछली बार जो मैंने सेशन लिया था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, नहीं हमने इस पे लिया था। गिरीश सर किस पे लिया था? डेक्स और सेंट्रलाइज एक्सचेंज, हाँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। हाँ, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज पे करेक्ट हमने लिया था। तो उस पे मैंने वो चीजें थोड़ी सी मतलब कवर की थी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। जी उसको जी। मैं फास्ट फॉरवर्ड में अभी थोड़ा सा लेके हम कंटिन्यू करते हैं। जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं और वहां पे हमें प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी पड़ती है। मतलब कोई भी चीज, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, ये क्या है? एक प्रोग्राम है। वो जैसे लिखा गया है उसी तरह से काम करेगा।
अब मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और उसमें जाके मैंने सर्च किया गूगल पे जाके सर्च किया, वो एक सर्च इंजिन है गूगल। अब उसको उन्होंने प्रोग्राम किया है कि उस पे जाके जो भी बंदा टाइप करेगा, फॉर एग्जांपल ब्लॉक ऑरा सर्च करेगा, तो उस ब्लॉक ऑरा नाम से दुनिया भर में जो भी वेबसाइट हो, जो चीजें भी हो, उसके हिसाब से वो शब्द जहां जहां आया है और सबसे ज्यादा जहां जहां यूज किया गया है, वो सारे वेबसाइट आपको शो करेगा। ये उसका प्रोग्राम है। आप वो उसको एक बार उसको प्रोग्रामिंग कर दिया और छोड़ दिया। अब जो कोई भी गूगल पे आ रहा है, सर्च कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है? उसके सर्च के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से सर्च मिल रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट्स मिल रहे हैं, रेफरेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रोग्राम है, इसको ही कहा जाता है सॉफ्टवेयर या तो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। यहाँ पे जाके मैं अगर लिखूं, मैं चाहता हूं ब्लॉक ऑरा, और सर्च दिखाएगा कोई और टोकन का, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम वैसा लिखा गया कि जो लिखा गया है उसको सर्च करो दुनिया भर में और लोगों को सामने दिखा दो। तो इसको ही कहा जाता है प्रोग्राम, मतलब उसमें जो लिखा है वही वो काम करेगा। तो वही चीज होती है जो ब्लॉकचेन पे प्रोग्रामिंग बनाया गया है। अब टोकन है, हमारा ब्लॉक कोरा टोकन हो, पैनोरमा टोकन हो, ये क्या है? ये भी एक प्रोग्राम है, ना कि कोई और चीज है। फिजिकल कॉइन वगैरह तो है नहीं एक पॉकेट में डाल के ले जाऊं। एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें प्रोटोकॉल लिखा गया है कि ऐसे है, इसकी सप्लाई इतनी है, ये माइनिंग होगा, इसके ट्रांसफर होंगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब वो सारा कुछ सोच के एक बार में उसको प्रोग्रामिंग करके लिखा गया है और उसके हिसाब से ये चलता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वही चीज है, टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्वैप एक्सचेंज ये भी एक क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये स्वैप एक्सचेंज में एक प्रोग्राम लिखा गया है कि ऐसे ऐसे होगा तो ये चीज होगी। तो वो सारा कुछ, मतलब उसका जो डिटेलिंग है वो लिखा गया है एक साथ में और उसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। अब जैसे कि वेबसाइट पे, मतलब होस्टिंग कर दिया गया है गूगल सर्च इंजिन को, वहां पे टाइप करेंगे, जो भी टाइप करेंगे वही आएगा और वही काम करेगा जिसको जैसे उसको बनाया गया है। उसमें कोई चेंज वो खुद से तो नहीं करेगा। सेम यहाँ पे अब ये ब्लॉकचेन पे आएगा, वहां पे ही डिप्लॉय कर दिया और उस हिसाब से वो क्या हो रहा है, काम कर रहा है। अब दो चीजें हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वेबसाइट, इसमें क्या डिफरेंस है? अब ब्लॉकचेन पे चलो पहले तो समझ लेते हैं गूगल को। गूगल प्रोग्राम में ऐसा हो रहा है कि वो प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं और कुछ देर बाद वो अपना खुद से कुछ ले रहा है डेटा या बदल रहा है, या स्पीड कम है ज्यादा है, कुछ वहां पे ऐड हमें डालनी है तो सर्च इंजिन में वो टॉप में खुद से आ जाए, इसके कुछ उनके हाथ में, वो कंट्रोल में है। अगर आप देखोगे, एक सर्च करते हो फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइज एक्सचेंज, सर्च करोगे तो रैंकिंग के हिसाब से तो लिस्ट आ जाएगी, लेकिन उन सबसे ऊपर कौन आएगा? एड वाले, मतलब जहां पे कंट्रोल है किसका? गूगल का खुद का। वो दिखा सकते हैं किसी को भी ऊपर, मतलब उनके पास उसका कंट्रोल है कि ऑटोमेटिक जो आ रहा है तो वो आए, वो नीचे चला जाए, लेकिन मैं जिसको दिखाना चाहता हूं वो आएगा ऊपर। मतलब उसका कंट्रोल उनके पास उन्होंने रखा है। इसका मतलब वो प्रोग्राम है, ये सच है, वो काम करेगा, ये भी सही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का अधिकार उन लोगों ने अपने पास रखा हुआ है उस प्रोग्राम में, वो चीज लिख के। समझ लीजिए। अब यही चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती क्या? नहीं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक बार आपने प्रोग्राम लिख दिया कि उसी हिसाब से काम होगा, उसमें चेंज कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वेबसाइट का डेटाबेस होता है, कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्टोर होता है और उसको जाके हम अपने हिसाब से बदलाव उसमें कर सकते हैं, इस वजह से उसका कंट्रोल अपने पास होता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वो दिक्कत है क्या? एक बार अगर आपने प्रोग्राम लिख दिया
तो उसका जो प्रोटोकॉल आपने डिसाइड किया है, जैसे भी फाइनल हुआ है वही चलेगा। अगर वो गलत भी लिख दिया तो गलत ही चलेगा, समझ लो मेरी बात। इसीलिए ब्लॉकचेन पे कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने से पहले उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दोपहरी मुझे देसाई सर ने एक एग्जाम्पल दिया था शिबा इनू का। शिबा भी कुछ बर्न होके जल के कम होते हैं, लेकिन उसका जब भी नेटवर्क चेंज होता गया, नेटवर्क जब चेंज होता गया वहां पे वो बर्न नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस प्रोग्राम में लिखा नहीं था। तो ये चैलेंज हो गया उसके लिए। तो उसी तरह यहाँ पे अभी कहीं पे भी ट्रांजेक्शन हो तो वो बर्न होगा, ऐसा चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने लिखने में वो गलती कर दी। अभी वो चेंज नहीं कर सकते, अब वो गलती वो कैरी ही कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। इसी हिसाब से चलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया किस चीज का? ट्रेडिंग एक्सचेंज का। समझ लो, जो हमने अभी सीखा वो सेंट्रलाइज था, वहां पे कोई भी किसी हिसाब से चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता खुद से कोई। अब यहाँ पे ट्रेडिंग का उन्होंने प्रोटोकॉल लिखा, किस तरह से होता है वर्क वो समझ लेते हैं स्वैपिंग एक्सचेंज का। देखो, ब्लॉकचेन पे हमने प्रोटोकॉल लिखा कि यहाँ पे खरीदारी और बेचना पॉसिबल है, वो लेकिन कैसे होगा? स्वैप होगा, एक्सचेंज होगा, ये देके वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? पहले तो स्वैपिंग एक्सचेंज में मार्केट क्रिएट करना पड़ता है। मार्केट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, दो टोकन्स हो या दो कॉइन हो, कोई भी दो, मतलब पेयरिंग में आप क्या क्रिएट करोगे? मार्केट क्रिएट करोगे। सबसे पहले मार्केट क्रिएट करना पड़ता है। देखिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में मार्केट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 10,000 है तो 1 लाख के ऑर्डर डाल सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। सबसे पहले मार्केट चाहिए जो कि ओरिजिनल वैल्यू का होगा। मार्केट कौन क्रिएट कर रहा है? समझ, ये कोई भी कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हो। समझ लो, अभी हमारे पास टोकन है, किसका? ब्लॉक हो रहा, टी बैग है। अब इन्होंने डेवलपर ने क्या किया है? 3.0 का लिक्विडिटी हमारे यहाँ सुशी स्वैप पे भी किया है, उसके बाद अपने यूनिस्वैप पे भी किया हुआ है, दोनों जगह। आपने उसको कहीं और, एक डेक्स है, नया डेक्स है सुशी स्वैप ये शोर के, और जो इथेरियम पे होस्टेड है, ऐसा एक कोई भी स्वैप ले लिया, वहां जाके आपने खुद से लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, कर सकते हैं। ये हम लास्ट में थोड़ा उसका भी एक एग्जांपल चाहिए तो देख लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट क्रिएट करना जरूरी है पहले तो। ये कौन करेगा? कोई भी कर सकता है, एनी वन कैन क्रिएट। डेवलपर ही करेगा ऐसा भी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। अब वो होता कैसे? लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है? उसके लिए पेयरिंग चाहिए दो, एक बेस करेंसी होती है, दूसरी टोकन होती है। जैसे आपने इसमें टीबैक में एग्जांपल, टीबैक का एग्जांपल लेंगे तो टीबैक ए है टोकन और बेस करेंसी है मैटिक, अभी 3.0 में। ठीक है, तो मैटिक और क्या करेंगे हम? टीबैक लेंगे, दोनों उस लिक्विडिटी पूल में डालेंगे। लिक्विडिटी पूल मतलब मार्केट क्रिएट जो किया गया है, मतलब दोनों चीजें, जिसको देना है वो और जिसको लेना है वो। मतलब क्या दे सकते हो आप? मैटिक भी दे सकते हो और टीबैक भी दे सकते हो। और क्या ले सकते हो? टीबैक ले सकते हो और मैटिक भी ले सकते हो। ऐसे दो टोकन, मतलब आप उसको कह सकते हैं एसेट या टोकन बोल सकते हैं। वो दोनों आपको क्या करना है? उसका मार्केट क्रिएट करना है। हमने मार्केट क्रिएट किया, किस तरह से होता है? लिक्विडिटी, उसमें पहले तो होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो मार्केट क्रिएट करने के बाद उसमें लिक्विडिटी ऐड करता है, खुद उसका हिस्सेदार बन जाता है। अब शेयर मार्केट में क्या हो रहा था कि आपके पास शेयर्स है और आप जाके बेचना चाहते हैं जिसको चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले तो मैं देने वाला और देने वाला दोनों बन के पहले मार्केट क्रिएट करके बैठ गया हूँ। वहां पे वैसा नहीं है, देने वाला ढूंढना पड़ता था, लेने वाला ढूंढना पड़ता था। यहाँ पे वैसा नहीं है, देने के लिए भी और लेने के लिए भी एक ही बंदा रेडी है और वो दोनों लेके बैठा हुआ है। उसको कहा जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। इस पे बहुत बार हमने बात की है, तो समझ गए होंगे आप सब लोग कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के क्या करना पड़ता है। एक टोकन ए और टोकन बी है, समझ लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए।
अब ए टोकन क्या कर दिया हमने, 100 डाल दिए, और बी टोकन है 10 डाल दिए। इसका मतलब ये है कि बी बी जो टोकन है इसके 10 टोकन के इक्वल ये 100 ए कॉइन है। ये दोनों की वैल्यू अब क्या हो गई, सेम हो गई। अब समझ लो कि ए जो है ये अपना समझ लेते हैं इसको मैटिक है, और बी जो है ये है अपना टी बैग। मतलब 100 टी बैग की वैल्यू जो है, अब $1 है समझ लो एक की, तो $100 के मैटिक हो गए और 10 टोकन हो गए टी बैग के, दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब $100 इज इक्वल टू 10 टी बैग, मतलब एक की कितनी हो गई, 10। अब किसी ने अगर यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनके डिपॉजिट जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे डिपॉजिट, तो यहाँ पे 10 टोकन उसने ए डाले और एक बी टोकन डाल दिया किसमें, लिक्विडिटी में। तो उसका शेयर कितना हो गया, एक टोटल 100% है, उसमें से 10% शेयरिंग उस पूल का वो मालिक बन गया। ऐसे एक बंदा डाल सकता है, 2 डाल सकते हैं, 1000 डाल सकते हैं, करोड़ों लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब जो ट्रेडर है ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो गया, एलपी हो गया एक बाजू। अब जो बंदा है जो खरीदना और बेचना चाहता है, मतलब जिसके पास कोई भी टोकन है या कॉइन है, वो एक्सचेंज करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर है, इसके पास अभी एक 10 टोकन ये वाले हैं, वो देके वो क्या लेना चाहता है, एक टोकन बी वाला। मतलब यहाँ पे 10 मैटिक देगा और एक क्या लेगा, टी बैग लेगा। अब इसी का उल्टा भी कर दोगे तो एक टी बैग देगा और 10 मैटिक लेगा, ये चीजें होंगी। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता क्या है, कैश देके आप शेयर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए आपके पास क्रिप्टो ही होना चाहिए, यही खाली डिफरेंस है। तो इस तरह से ये लिक्विडिटी पूल काम करता है, स्वैपिंग एक्सचेंज काम करता है। अब अगर इसको देखेंगे प्राइस बढ़ती कैसे है, अभी यहाँ पे भी एक एग्जांपल, ये लास्ट सेशन में मैंने लिया था, वही स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। अब समझ लो कि 100 इथेरियम है और 1000 टोकन है, मतलब हमारे टीबैक है। एक इथेरियम मतलब 10 टीबैक। अब एक इथेरियम का $1000 है समझ लो, तो उसके हिसाब से 10 टीबैक के कितने हो गए, $100 का एक टीबैक। अब यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने तो एक बार लिक्विडिटी ऐड कर दी, अब ट्रेडर क्या करेगा, बाय करने आएगा या सेल करने आएगा। बाय करना है तो उसको क्या भेजना पड़ेगा, यहाँ पे इथेरियम डालना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, मतलब उसके वॉलेट से इथेरियम उसने ट्रांसफर कर दिए। अब वो कहाँ पे आ गए, लिक्विडिटी में आ गए। अब यहाँ से टीबैक निकल के उसके वॉलेट में चली जाएगी। अब क्या हो गया देखो, यहाँ पे एक इथेरियम बढ़ गया और 10 टीबैक कम हो गए। अब 101 इथेरियम की वैल्यू 990 टीबैक है, समझ लो मेरी बात। अब 100 इथेरियम इज इक्वल टू 1000 टीबैक थे। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसमें से एक इथेरियम बढ़ गया और उसमें से 10 टीबैक निकल गए। इस वजह से यहाँ पे क्या बचा, अभी 101 इथेरियम बच गए और यहाँ पे 990 टीबैक बच गए। इसका मतलब ये है 101 इथेरियम इज इक्वल टू 990 टीबैक। इसकी वजह से टीबैक की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे चार्ट भी दिखाया गया है कर्व में, देखिए कि इथेरियम बढ़ते गए तो क्या कम होंगे, टीबैक कम होंगे। अब टीबैक बढ़ते गए तो इथेरियम क्या होंगे, कम होंगे। अब वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इथेरियम जितना है उतना ही इसकी वैल्यू है। इस वजह से बाइंग आ रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, सेलिंग आ रहा है तो उसकी प्राइस घटेगी। अब ये बहुत बार आपने सुना है, इसीलिए मुझे लगता है कि आप सबको ये चीजें पता होंगी। अब समझ लो यहाँ पे मैनिपुलेशन करना चाहता है कोई, जैसे कि शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन में करना चाहता था, कर सकता था, कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मैनिपुलेशन में करना चाहता हूँ। कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते। नो नो इस नो। नो मैं अभी
आपको मेरी सर मेरी है ना मोबाइल की स्क्रीन को भी आप जरा स्क्रीन को शेयर करना, मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ, ठीक है? वो किस नाम से है सर? सेम नाम से है। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, कर दिए। उसको भी कर सकते, इसको बंद करके ओके, उसको कर सकते हैं आप। नहीं मैं इसको अभी वॉइस यही इसका रहने दो, ठीक है? मैं तो मेरी दोनों एक स्क्रीन, साथ नहीं आएंगे? नहीं नहीं वॉइस मैं खाली ये शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल का। मैं कह रहा हूँ पहले लैपटॉप वाला जो स्क्रीन शेयर्ड है उसको बंद करना पड़ेगा। ओके चलो कर दिया मैंने, स्टॉप कर हाँ दिया। हाँ, अभी ठीक, अभी ठीक। मेरी मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो गई। जी हो गई, हो गई। ओके, यहाँ पे चलो, ये मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करी है। यहाँ पे मैंने मेटामास्क ओपन किया है। थोड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये दिखाना चाहता था। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, ब्राउजर में जाते हैं, पैनकेक स्वैप ओपन कर रखा हुआ है मैंने। ओके, अब यहाँ पे मैंने डाल रखा हुआ है कि यूएसडीटी और टीबैक। अब अगर समझ लो, जैसे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कोई भी बंदा इसको क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, तो यहाँ पे कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, ये थोड़ा हम जान लेते हैं अभी। समझ लो, एक बंदा आ गया जिसके पास बहुत ज्यादा यूएसडीटी है, और वो क्या करना चाहता है, इस मार्केट को, टीबैक के मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहता है। और वो अभी क्या करेगा फिर, लिक्विडिटी में जो भी पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को क्या करेगा, वो सॉरी टीबैक पड़े हुए हैं उसको खरीद के बैठ जाएगा, और प्राइस ऊपर जाने के बाद बेचना चाहेगा। तो अभी देखो, समझ लो मेरे पास, समझ लो बहुत ज्यादा पैसा है, और मैं 100 चलो 100 टी बैग मैं बाय करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे 100 टी बैग बाय करने के लिए ऊपर मुझे कितना यूएसडीटी देना पड़ रहा है, 309 टी बैग देना पड़ रहा है। ओके, एक बार कीबोर्ड हटा दो सर तो दिखेगा। ओके चलो ठीक है। ओके, अब दिख रहा है सर? आपका स्क्रीन दिख रहा है, आपका मोबाइल, आपका जो वीडियो है ना लैपटॉप का वो दिख रहा है, थोड़ा साइड कर दो तो, मैं या वीडियो थोड़ा नीचे, बंद ही कर देता हूँ, चलो थोड़ा नीचे कर दो सर उसको। देखो। तो वीडियो चालू कर दो, वीडियो चालू कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो दिखेगा वहीं पे, वो रहेगा ही रहेगा वो। देखो क्लियर दिख रहा है अभी? हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, परफेक्ट, $309 दिख रहा है। ओके चलो, अभी हमने क्या किया, चलो एक ही डाल देते हैं, पहले तो शुरुआत समझ लेते हैं एक से। अब एक दिख रहा है, एक डाला है मैंने। हाँ, $2.99 दिख रहा है। यस करेक्ट। अब कोई बंदा आ रहा है जो चाहता है कि, अब आप प्राइस देखोगे ना, नीचे दिखेगी आपको प्राइस, हम्म, टी बैग के नीचे आपको प्राइस दिख रही है क्या, 2.99। नाइन नाइन, और जी जी। ऊपर मैंने एक डाला है, इसीलिए ऊपर भी सेम दिख रहा है। अगर ये हम्म, किसी ने डाल दिया 15 तो ऊपर 45 दिखेगा, लेकिन प्राइस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, नीचे दिखेगा। हम्म, ठीक है, समझ लो अभी कोई बंदा आ गया जिसने 15 टी-बैग यहां से बाय कर लिया, तो रेट कितना देना पड़ रहा है उसको, 3.01 पर टी-बैग उसको देने पड़ रहे हैं। इतना दे के उसने ले लिया, यहां से क्या कर दिया, टी-बैग ले लिया। अब होगा क्या, वो रुकेगा और बेचने जाएगा, तो उल्टा कर देते हैं। अभी देखो, जब भी यहाँ पे रुकेगा, ऊपर के प्राइस पे जाने तक रुकेगा, और उल्टा कर दिया, अभी हम टी-बैग बेचना चाहते हैं, तो कितना होता है देखो, उतने ही टी-बैग को बेचने जाएगा। अभी फिलहाल 15 टी-बैग बाय कितने से हुए थे, 3.01, नहीं 3 पॉइंट नीचे प्राइस देखो आप, यस यस, ठीक है, 3.01। 3.01 से बाइंग हो रहा था पर टी-बैग। अब उतने जी, ही वो बेचने जाएगा, तो टू वहां पे पॉइंट नाइन दिख रहा फाइव है 2.95।
मतलब कितना भी बड़ा वो बाय कर ले, समझ लो अभी इसको 1500 कर देते हैं, 1500 टी बैग बाय कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। 1500 टी बैग बाय करने जाएगा तो उसको कितने में आएगा देखो, $6। $6। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी में माल कम है, इसीलिए 1500 टी बैग लेगा तो उसको डबल पैसा देना पड़ेगा अभी के फिलहाल के रेट से। ठीक है। ठीक है, अब वही चीज $6 से उसने परचेज कर ली हर एक टी बैग की वैल्यू उसको 1500 देनी पड़ी। अब वो बेचने जाएगा तो वही चीज देखो कितने में बेचना पड़ा है, $2 लगभग। मतलब वो मैनिपुलेट करेगा कैसे? $6 से खरीद के $2 में ही बेचना पड़ रहा है, वो ऊपर की प्राइस लगा नहीं सकता। यहाँ पे ना यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मार्केट मेकिंग मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है, एएमएम, ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। यहाँ पे प्राइस आप डिसाइड नहीं करते, यहाँ पे प्राइस प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहा है। इसके हिसाब से लिक्विडिटी में पूल में जितना माल है उसके हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होगा। इस वजह से कोई बंदा 1500 खरीद के प्राइस को लेके गया ऊपर और उतना ही बेचने आ गया तो नीचे चला जाएगा वो पूरा, मतलब वो लॉस में ही जाएगा। इसीलिए ये चीज जो मैनिपुलेशन वाली जो चीज होती है कहां पे, अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। तो ये मतलब दिखाना चाहता था कि ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो यही चीज एक यूनिक चीज है जो मैं समझाना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। और कुछ लगा तो भी इसको रहने दो सर, मैं अभी क्या करता हूँ फिलहाल इसको शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ, अगर मोबाइल की जरूरत पड़ी तो फिर से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक। तो ये चीज होती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, ये इम्पॉसिबल होता है जो मैं बोल रहा था, मैं दिखाना चाहता था, इसीलिए सब कुछ किया हमने कि कोई बंदा 1500 टी बैग बाय कर रहा है तो $6 में जाएगा रेट, और बेचने आएगा तो $2 में बेचना पड़ेगा, मतलब लिया उससे कम में देना पड़ेगा, तो कोई भी नहीं करेगा, हमने वो चेक किया है। ठीक है, तो यही चीज थी, मैनिपुलेशन तो हो नहीं सकता, यही चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो गिरीश सर आप कर सकते हैं। जो मैं आज के सेशन में सिखाना, शेयर मार्केट 2001 से $1 लाख से कितना बड़ा हुआ है वो, मेरे हिसाब से 280 लाख करोड़ करोड़ कुछ तो है वो, नंबर्स भी बता नहीं पा रहे, इतना बड़ा है। मतलब कितना टाइम लिया उसने, 20 साल। 20 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ उसमें आई है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट के। अब आप सोच के देखो 20 साल में आने वाले दिनों में क्रिप्टो की ट्रेडिंग इंडस्ट्री कहाँ पहुंचेगी, और आप अपने आप को कहाँ देखते हो उसमें, ये समझ लो। आप अगर वहां पे अपने आप को कहीं पे भी बना लोगे ना, जगह कहीं पे भी एक छोटी सी जगह बना लोगे ना, हम सब ने मिलके एक जगह भी बना दी ना, हमारे मतलब ब्लॉक और कम्युनिटी ने भी मिलके भी अगर एक आध जगह भी बना दी ना, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत चीजें, और जैसे कि फिरोज सर ने कहा था कि शेयर मार्केट भी इस पे आ सकता है, वो सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आगे सीखेंगे। डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, शेयर मार्केट को भी यहाँ पे लाएंगे हम लोग। आने वाले समय में ये सब चीजें बहुत बड़ी होने वाली, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री से जुड़े रहिए। थैंक यू केतन सर, सर, थैंक मेरा यू एक वेरी क्वेश्चन मच। है। थैंक यू वेरी मच। सईद सईद सर हमारे साथ जुड़े हुए पाकिस्तान से, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम 1 by 1 टी बैग बाय करते रहे तो प्राइस का इम्पैक्ट फिर नहीं पड़ेगा उस पर? जब हम बल्क में बाय कर रहे हैं, 15 टी बैग एक साथ बाय कर रहे हैं, तो उसमें प्राइस इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम 1 1 करके बाय करते हैं तो फिर तो प्राइस इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा पड़ेगा, जैसे 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 नितिन सर ने बताया था कि अगर एक टी बैग खरीद रहे हो तो उसका रेट आ रहा था 2.99, लेकिन अगर आप जी सर। ज्यादा खरीद रहे हैं तो वो रेट बढ़ रहा है। तो ये नितिन सर आप उसको एक बार हाँ बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार समझ ये लो। पाकिस्तान से है सर, हमारे साथ सईद सर हैं। सईद सर वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। जी जी थैंक यू जी, सर। हाँ जी, देखिए सईद सर, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, समझ लो आप अभी एक एग्जाम्पल समझ के चलो।
कि अभी उस लिक्विडिटी पूल में $1000 हैं और 100 टी बैग हैं, इसीलिए एक टी बैग की वैल्यू कितनी है? $10। ओके। ठीक है सर। अब इस वजह से हुआ क्या कि एक आपने बाय कर लिया, सबसे पहले क्या किया? एक बाय कर लिया। इससे जी हुआ सर। क्या कि एक टी बैग वहां से कम हो गया और एक $10 बढ़ गए। ठीक है सर। समझ रहे हो? अब उस जी एक टी बैग की वैल्यू कम होने से अब डॉलर बढ़ गए। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब 1010 वहां पे डॉलर आ गए, और सॉरी, हाँ, $1010 आ गए और 999 क्या बच गए? टी बैग। टी टी बैग। बैग। अब अगली बार एक बाय करोगे तो उसकी वैल्यू के हिसाब से बाय होगा। 11 के हिसाब से बाय होगा। ठीक है, समझ गया हाँ, सर। तो बढ़ते बढ़ते 15 पे पहुंचोगे ना। अभी एक साथ 15 लो, एक एक लेते जाओ। 15 बाय करते वक्त आपको 1 से 15 बाय करने वाला एवरेज निकालोगे तो अभी 15 का बाइंग जितना प्राइस है ना उतना ही होगा। ओह, दैट्स थैंक यू ग्रेट, सर, समझ गया। दैट्स ग्रेट, समझ गया दैट्स सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू समझ सईद गया। साहब, थैंक यू थैंक यू। सर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और थैंक यू नितिन सर, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स, 1 घंटा सवा घंटा यहाँ पर हम लोग मीटिंग में हो चुके हैं, और थैंक यू वेरी मच नितिन सर, थैंक यू पूरी कम्युनिटी की तरफ से, ब्लॉकरा ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से आपको अपनी कीमती टाइम निकाल करके कम्युनिटी को एनलाइटन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप नए नए टॉपिक्स